ह्यूमन बींग्स पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए बिना कोई देरी का हम लोग शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, and the required element are transported to their body, cell and tissues by a transportation system। तो हम लोग जो भी अपने शरीर के लिए जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जो भी होता है उसको अपने सेल तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जरूरी होता है। जैसे हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो जैसे कि एक बिजली घर होता है तो उसमें कोयला पहुंचाने के लिए ट्रक का यूजेस होता है और फिर कभी कभी ट्रेन का भी यूज होता है। उसी तरह हम लोग का शरीर में सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो भी हम लोग लेते हैं वो सेल तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको हम लोग ब्लड भी बोलते हैं। और इसका एक ऑर्गन भी होता है जहां मेन ट्रांसपोर्टेशन में एक मेन योगदान देता है। एक हार्ट होता है और दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा लंग्स का भी काम होता है इसको प्यूरिफाई करना। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आगे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या ऑर्गन्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग में ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड्स एंड हार्ट। तो हम लोग में कौन कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ CO2 एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और फिर CO2 जो हम लोग एज ए बाहर निकालते हैं वेस्ट, तो CO2 और फिर और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वेस्ट रहता है वो सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट ऑल्सो हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को क्या चीज में मदद करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में। तो हम लोग देख लिए। और फिर इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा दिए और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट। अब हार्ट के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और चेस्ट के पास ये बेसिकली इसका लोकेशन होता है। और थोड़ा जो थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक रीजन, मैंने आपको लंग्स के बारे में पढ़ाया था कि लंग्स कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो हार्ट भी वहीं पे रहता है। और जो लंग्स का एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स रहता है। तो ये जो हार्ट है वो लेफ्ट लंग्स के तरफ ज्यादा पोर्शन इसका लेफ्ट लंग्स के तरफ होता है। तो इसको मैं आपको फिगर के द्वारा भी बताऊंगा। और इसका सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट में द हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जब दोस्तों हम लोग का ब्लड हार्ट में एंटर करता है तो हार्ट हेल्प करता है इसको पंप करके इसमें प्रेशर देता है ताकि और आगे तक ब्लड जाए। तो थर्ड इसमें है द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर which are involved in the transportation of oxygenated and deoxygenated blood। तो हम लोग का शरीर में दो टाइप्स का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। तो हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 2 वेंट्रिकल्स और 2 आर्टरीज रहता है। तो आर्टरी जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है और वेंट्रिकल ऊपर की ओर रहता है। तो ये हम लोग कुछ उसका बेसिक जानकारी ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका डायग्राम के साथ इसका फंक्शन की कैसे कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों अब हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे, हार्ट का एक बेल लेवल डायग्राम और इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और किसका क्या काम है वो सारा डिटेल के साथ अब हम लोग देखने वाले हैं हार्ट में कि कैसे ब्लड जाता है, कौन से वेंस या कौन से नस से हम लोग का अंदर ब्लड आता है, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड आता है और क्या कैसे पंपिंग होता है, सारा चीज देखेंगे अभी डिटेल वीडियो अब डिटेल वीडियो के साथ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हार्ट आपका ये होता है, इसका लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। और फिर इसमें क्या क्या रहता है वो पहले देख लीजिए। तो पहले आपको इसमें दिख रहा होगा पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। इसमें 4 चैम्बर रहता है
ऊपर ऊपर का दोनों चैम्बर को बोला जाता है आर्ट्रियम। इधर का चैम्बर को राइट आर्ट्रियम और इधर का चैम्बर को लेफ्ट आर्ट्रियम। और फिर नीचे का दो चैम्बर को बोला जाता है वेंट्रिकल्स। इधर का राइट वेंट्रिकल्स, इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो पहले आप ये चार चैम्बर देख लिए। चार चैम्बर देखने के बाद अब नीचे आते हैं। इसमें नीचे में फिर आपको ये साइड साइड जो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका मसल्स। ये एक थिन मसल्स होता है। और फिर इसका नाम है आपका कार्डिक मसल्स। जो हमारा हार्ट जो जिस मसल से बना हुआ रहता है उसका नाम होता है कार्डिक मसल्स। जो हमारा हार्ट जो भी मसल से बना होता है वो उस मसल्स का नाम होता है कार्डिक मसल्स। हमारे शरीर में बहुत टाइप के मसल्स होते हैं। तो हार्ट कौन से टाइप के मसल्स है? हार्ट है हमारा कार्डिक मसल से बना हुआ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हार्ट में होता है, वो होता है वाल्व्स। वाल्व्स क्या होता है? वाल्व्स एक आपका बोले तो एक डैम की तरह काम करता है। मतलब वन वे फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि अगर इस चेंबर में आपका ब्लड है तो फिर यहाँ पे वाल्व्स है। वाल्व्स पहले बता देता हूँ। आपके हार्ट में चार वाल्व्स होते हैं। एक पहला वाल्व्स, एक फिर यहाँ पे दूसरा वाल्व्स, तीसरा वाल्व्स और चौथा वाल्व्स। हर चेंबर के पास उसका एक वाल्व्स होता है। हर चेंबर के पास उसका एक वाल्व्स होता है। और वाल्व्स आपका एक डैम की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपके इस चेंबर में ब्लड है तो इससे जब प्रेशर लगेगा तो इस वाल्व के थ्रू इस चेंबर में जाएगा। और फिर जब इस चेंबर में आएगा तो वापस इस चेंबर में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वाल्व्स होता है ये वन वे फ्लो ऑफ ब्लड करता है। इससे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, फ्लो ब्लड हो सकता है, वापस दूसरे उस चेंबर में नहीं जा सकता है। तो आप वाल्व्स के बारे में समझ गए। तो अब देख लेते हैं चार वाल्व्स कौन कौन से होते हैं। तो हम पहला चेंबर का बात करें तो उसका जो वाल्व्स होता है उसको वाल्व्स का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ट्राइकस्पिड वाल्व्स इसका नाम होता है। और फिर सेकंड चेंबर का हम बात करें तो सेकंड चेंबर का वाल्व्स का नाम होता है आपका प्लमनरी वाल्व्स। प्लमनरी वाल्व्स के बारे में आप सुने भी होंगे। इसको हम लोग प्लमनरी वाल्व्स कहते हैं। फिर अब तीसरा चेंबर का बात करें तो तीसरा चेंबर का वाल्व्स होता है आपका मेट्रिकल वाल्व्स होता है आपका तीसरा चेंबर का। और फिर फोर्थ चेंबर यहाँ रहता है। ये डायग्राम में यहाँ है, पर असली में अगर जो हम देखें तो ये जो है इसके जस्ट पीछे रहता है आपका चौथा चेंबर का वाल्व्स। तो चौथा चेंबर का वाल्व्स को हम बोलते हैं ऑर्ट्रिक वाल्व्स। इसको चौथा चेंबर का नाम को बोलते हैं। अब फिर इसमें दो मेजर वेन्स होते हैं। तो एक वेन्स होते हैं सुपीरियर वेना कावा, जो सारा बॉडी का जितना भी ब्लड होता है इसके थ्रू आता है सुपीरियर वेना कावा। और फिर एक मेन और एक दूसरा मेन होता है, वो होता है आपका इंफीरियर वेना कावा। ये होता है आपका दो मेजर वेन्स। इसका दो मेन चीज देखेंगे तो एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। आर्टरीज और वेन्स जो रहता है, आर्टरीज और वेन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है, ब्लड अंदर लाने का और ब्लड बाहर ले जाने का काम करता है आर्टरीज और वेन्स। तो देखते हैं आर्टरीज और वेन्स में अंतर क्या है। तो दोस्तों बने रहेगा तो देखते हैं। आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज का क्या काम है? आपके जो हार्ट में जो ब्लड रहता है उसको उससे ब्लड से लेके जाने का काम किसका रहता है? आर्टरीज का काम रहता है। आर्टरीज का काम आपका रहता है क्या कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब हार्ट से बाहर कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाता है। फिर इसका दूसरा फंक्शन देखें तो द प्लमनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस एक आर्टरीज में एक और मतलब आर्टरीज बहुत सारे होते हैं, तो इसमें एक और आर्टरीज है तो उसका नाम है प्लमनरी आर्टरीज। उसका काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या क्यों दिया गया? क्योंकि आर्टरीज का जो मेन वर्किंग रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ये प्लमनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आपका हार्ट से। तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रहना चाहिए। फिर तीसरा का बात करें तो तीसरा होता है आपका आर्टरीज हैव रिजिड वॉल। आर्टरीज जो रहता है उसका जो वॉल होता है वो बहुत ही हार्ड रहता है, रिजिड रहता है।
और इसका क्यों रहता है रिजिड, क्योंकि ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू इट, क्योंकि इससे जो ब्लड जो फ्लो होता है इससे बहुत प्रेशर में फ्लो होता है, तो उसका मजबूत रहना ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर कुछ और खराबी भी हो सकता है, इसलिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो रिजिड रहता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वेन्स की ओर। तो वेन्स के बारे में जाने तो वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो वेन्स का क्या काम है, वेन्स मतलब पूरे शरीर में जितना भी ब्लड है तो वो हार्ट की ओर लेके आता है वेन्स। वेन्स का काम क्या रहता है, जितना भी ब्लड है आपका इम्प्योर ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड का बात करें तो इम्प्योर ब्लड का बात, तो ये वेन्स आपका हार्ट की ओर लेके आता है पूरा शरीर से। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जैसे जिस तरह इसमें एक्सेप्शन था प्लमनरी आर्टरीज की ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें प्लमनरी वेन्स है और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की ओर लेके आता है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, वेन्स हैव कंपैरेटिवली थिन वॉल। अगर हम आर्टरीज से कंपेयर करें वेन्स को तो वेन्स का जो वॉल रहता है वो थिन होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड रहता है ये कामन रहता है, इसमें बहुत ही मतलब कि ना ज्यादा प्रेशर से इसमें नहीं फ्लो होता है, इससे स्लोली जो ब्लड रहता है वो फ्लो होता है। तो इसमें एक और चीज जान लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा जो आर्टरी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा बोलते हैं इसको। और वेन्स का सबसे बड़ा वेन्स जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यही दो चीज आपके हार्ट में ब्लड लेके इंटर करते हैं और ब्लड लेके बाहर जाते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे हार्ट का फंक्शन, हार्ट में कैसे ब्लड एंटर करता है, कैसे ब्लड जाता है, वो सारा चीज अब हम देखेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ये आपका बॉडी का सेल्स है। बॉडी का सेल्स को आपको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, तो बॉडी का सेल्स है आपका स्मॉल वेन्स जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, वो आपका कनेक्टेड है। कैपिलरीज आपका कनेक्टेड है किससे, सेल से, क्योंकि कैपिलरीज आपका सेल से कनेक्टेड रहेगा तभी आपका CO2 कैरी होगा आपका वेन्स में, क्योंकि कैपिलरीज ही आगे जाके ये एक वेन्स में पूरा कनेक्ट होता है और ब्लड का सप्लाई करता है आपका वेन्स में। तो देखते हैं कि ये जब कैपिलरीज आपका सेल से CO2 लेता है तो फिर इसमें ये आपका हो गया वेन्स, वेना कावा। सबसे लार्जेस्ट वेन्स को हम लोग बोलते हैं वेना कावा, क्योंकि हार्ट में सबसे ज्यादा इसी से ब्लड आता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मैंने आपको बताया अभी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस CO2 जिसमें ज्यादा रहता है। तो ये आपका इससे गया CO2 होते हुए और फिर आपका सबसे पहले एंट्री करेगा आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आपका एंट्री करेगा, सबसे पहले आपका हार्ट में राइट एट्रियम में एंट्री करता है। राइट एट्रियम में फिर ये फर्स्ट चेंबर में जब एंट्री करता है तो यहाँ पे आपका वाल्व्स होते हैं यहाँ पे। और वाल्व्स का काम क्या है, वाल्व्स का काम है आपका वन वे फ्लो के लिए आपका वाल्व्स यूज होता है, क्योंकि आप इधर से फ्लो कराते हैं इससे तो वापस इसमें ना चला जाए, इसलिए वाल्व्स का यूज होता है। तो आपका राइट एट्रियम में पहले एंटर करता है, फिर राइट एट्रियम इसको प्रेशर से, मतलब हल्का प्रेशर रहता है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहता वेन्स में, हल्का प्रेशर से इसमें भेजता है वाल्व्स के थ्रू। इसमें जब आपका जाता है तो इससे फिर आपका यहाँ से एओर्टा, सबसे एओर्टा यहाँ जो एओर्टा नहीं, यहाँ पे जो प्लमनरी आर्टरी जो रहता है, प्लमनरी आर्टरी से आपका लंग्स के पास जाता है। पहले आपका इससे एंटर होगा, सेकेंड चेंबर में जाएगा, फिर यहाँ से आपका जाएगा इसके थ्रू, ये आपका अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा लंग्स के पास। तो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े थे कि लंग्स के पास ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो लंग्स में आके एल्वेओली में आके ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। तो स्टोर हो जाता है तो ब्लड जाएगा यहाँ पे लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास वापस ये छोटा छोटा मैंने डिजाइन टाइप का बनाया, ये कैपिलरीज है आपका, क्योंकि वेन्स तो सीधा नहीं जा सकता, वेन्स कैपिलरीज से कनेक्ट होता है, कैपिलरीज फिर आपका लंग्स से एक्सचेंज ऑफ CO2 और
ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करता है। फिर आपका इधर से आपका जो प्लमनरी वेंस जो रहता है, प्लमनरी वेंस के थ्रू आपका इधर से फिर जो थर्ड चेंबर रहता है इसमें एंटर करता है ब्लड। तो दोस्तों मैंने आपको वेंस के बारे में बताया, तो वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो प्लमनरी आर्टरीज है, ये प्लमनरी आर्टरीज विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और फिर ये जो प्लमनरी वेंस है, वेंस का काम क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन यहाँ जो प्लमनरी वेंस है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, लेकिन ये जो प्लमनरी आर्टरी रहता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये आपका एक्सेप्शन है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो इधर से अभी ऑक्सीजन चेंज हो गया, फिर ब्लड आपका आएगा प्लमनरी वेंस में। प्लमनरी वेंस में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लिया तो पास होकर आपका प्लमनरी वेंस में आता है। तो प्लमनरी वेंस आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा थर्ड चेंबर में। तो दोस्तों थर्ड चेंबर में आने के बाद थर्ड चेंबर के पास भी सेम वाल्व्स रहता है। यहाँ पे थर्ड चेंबर के पास भी, थर्ड चेंबर भी हल्का प्रेशर से फोर्थ चेंबर में आपका डालता है ब्लड। फोर्थ चेंबर में आपका जब ब्लड जाता है तो फोर्थ चेंबर का मेन काम रहता है। फोर्थ चेंबर का क्या मेन काम रहेगा, तो फोर्थ चेंबर के पास यहां से ऐसे एक वाल्व से रहता है, जिसके इसके थ्रू जाता है आपका ब्लड। तो फोर्थ चेंबर का आपने इस डायग्राम से देखिए, तो यहां से एक जो आर्टरीज कनेक्ट है, यहां से ऐसे करके यहां पूरा सेल में जाना है। तो फोर्थ चेंबर का बहुत ही ज्यादा काम रहता है, क्योंकि इसको यहां से फोर्थ चेंबर के बाद इसको ब्लड जो रहता है पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना है, मतलब हेड टू टोज, मतलब सर से लेके पैर तक पूरा इसको ब्लड फ्लो करवाना है। तो इसके लिए इसको ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो फोर्थ चेंबर का क्या काम रहता है, फोर्थ चेंबर बहुत ही हाई प्रेशर से आपका जो वाल्व रहता है इसके थ्रू आपका इस जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज रहता है वो होता है एओर्टा। तो इसके थ्रू आपका पूरा सेल में भेजने रहता है, इसलिए इसको बहुत हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर से आपका इस एओर्टा के थ्रू पूरा सेल्स में जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे जाता है। इधर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर सेकेंड चेंबर से होते हुए आपका यहाँ पे इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन रहता है, फिर यहाँ से पास होता है प्लमनरी वेंस के थ्रू, यहाँ से आपका थर्ड चेंबर से फोर्थ चेंबर हाई प्रेशर से इसको जब हाई प्रेशर से भेजता है, तो ये जो जिससे भेजता है इसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज का नाम है एओर्टा। फिर इसके थ्रू आपका सेल्स में वापस जाता है, और सेल्स में आपका ऑक्सीजन इसी के थ्रू आपका ऑक्सीजन जाता है। तो यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड गया, लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड आया। और हार्ट का क्या काम है, हार्ट का सिर्फ पंपिंग का काम था। ये ऑक्सीजन ये CO2 को O2 में नहीं बदलता, इसका बस पंपिंग का काम है। ये पेस देने का काम आता है, प्रेशर देने का काम आता है, बस हार्ट का यही काम रहता है। मेन जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का काम रहता है ये आपका लंग्स का काम रहता है। तो फिर यहाँ पे आपका सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया। तो ये होता है आपका। दोस्तों अब हम लोग ब्लड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। तो ब्लड्स होते हैं क्या, ब्लड्स में क्या क्या होते हैं, और जब प्रेजेंट रहते हैं उसका क्या क्या फंक्शन है। तो ब्लड्स एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें क्या क्या रहते हैं, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स रहता है। तो आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो कंटेन हेमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने में मदद करता है, और जो जिस माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होता है वो माध्यम में आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही आपका ब्लड का रेड कलर होने में मदद करता है। तो सेकंड पर है इसका WBC के बारे में। तो इसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, इसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इंफ्लूइंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये क्या हेल्प करता है, ये आपका बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है,
और फिर जो भी बीमारी या फिर जर्म्स है आपको लड़ने में मदद करता है, और फिर ये लड़के उसका एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे कि आप अभी कोविड को ही देख लीजिए, तो WBC ही वो WBC है जो आपको शरीर को लड़ने में हेल्प करता है, और आपके शरीर को उससे लड़के आपका एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। तो WBC होना बहुत जरूरी होता है। फिर आते तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स का भी कम यूज नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स आपका कहीं भी शरीर में कट टूट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है ये लिम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जामिनेशन में आ चुका है और बार बार आता है ये। तो लिम्स के बारे में अगर कुछ जानते हैं हम, तो इट इज अ येलोविश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस। तो पहला बात इसमें क्या बोला गया, यह एक येलोविश फ्लूइड है, येलो कलर का एक फ्लूइड आप लिक्विड को ही कहते हैं। तो यह एक येलोविश फ्लूइड है, और फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज रहता है उससे निकला हुआ ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं रहता है, ये उससे बाहर रहता है। और कहाँ रहता है, तो जैसे एग्जांपल के तरह आपको समझाऊं, तो ये आपका सेल है, आपका बॉडी में इस तरह से सेल रहता है। तो ये जो सेल का जो बीच में जो ये स्पेस खाली रहता है, इसी में आपका लिम्स रहता है और इसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो यही आपका लिम्स का काम रहता है, और ये सेल के इंटर सेल्यूलर जो स्पेस रहता है इसके बीच में आपका लिम्स रहता है। तो आप ब्लड का एक बेसिक बात जान चुके हैं और क्या क्या चीज होता है सारा फंक्शन जान चुके हैं। पहले ब्लड प्रेशर के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या चीज से मेजर होता है। तो ब्लड प्रेशर आपका मेजर होता है आपका स्पिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और फिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो वैसा प्रोसेस जो ब्लड क्रिएट करता है आपके वेन्स में, आपके जो नस में जो प्रेशर ब्लड द्वारा क्रिएट होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। और फिर अब देखते हैं ब्लड प्रेशर कितने टाइप के होते हैं। ब्लड प्रेशर दो टाइप्स के होते हैं, एक डायस्टोलिक प्रेशर और एक सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जब हम समझें, तो जब हम लोग हार्ट का फंक्शन देख रहे थे, तो जब आपका ब्लड फोर्थ चेंबर में पहुंचता है तो उसको ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो जब प्रेशर ज्यादा करने के लिए जब उसको दबाना पड़ता है, जब प्रेशर ज्यादा करने के लिए उसको जब प्रेशर दिया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो उस प्रोसेस जब ये प्रेस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब रिलैक्स हो जाता है, जब वापस अपना पोजीशन में आ जाता है, इसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक कहते हैं जब प्रेशर देना हो, तो ज्यादा प्रेशर देने के लिए हम लोग जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। और जब रिलैक्स मोड में आ जाए तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर देने का काम हार्ट का ही होता है, इसलिए हार्ट से ही आया आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर exerted on the wall of the arteries when the heart is filling with blood is called the diastolic pressure। जब हार्ट में ब्लड फिल हो जाता है तो जो प्रेशर में आता है, तो उस प्रेशर से आपका जो आर्टरीज रहता है उसमें भी प्रेशर जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर से आ रहा है तो ब्लड आर्टरीज में ही जाता है। तो आर्टरीज में भी प्रेशर आ गया, तो आर्टरीज में प्रेशर जब आता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसका कितना तक रहता है, इसका 60 to 80 mmHg रहता है, 60 to 80 mmHg रहता है इसका। और ये नॉर्मल प्रेशर होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, और इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर जब ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो प्रेस करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट मोड में हो तो उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, जब हार्ट पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है तो ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और इसका कितना प्रेशर रहता है, तो द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड 90 to 120 mm। नॉर्मल प्रेशर इसका कितना रहता है, 90 to 120 mm। तो डायस्टोलिक में आपका कम प्रेशर रहेगा 60 to 80, और सिस्टोलिक में आपका रहेगा 90 to 120। अगर जो इसको आपको कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो इसको इस तरह के फॉर्म में जाता है आपका 80/120, या फिर आपका ज्यादा रहा
तो आपका डायस्टोलिक हो जाएगा आपका 90 और सिस्टोलिक आपका 135 या 30 जो भी आपका आ जाएगा। तो ज्यादा रहेगा और कम रहेगा तो आपका ये हो जाएगा 70 और यहाँ पे आपका 115 115 ऐसे कुछ आता है। तो यही होता है आपका, ऊपर का हो जाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर और नीचे का आपका हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये होता है आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन सा हेल्प से होता है, वो सारा चीज अब हम लोग देखेंगे इसमें। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में दो चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका होता है वाटर का, सेकेंड होता है आपका फूड का। और फिर दो चीज का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, कुछ तो चाहिए मीडियम ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो एक मीडियम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। जाइलम होता है एक टिश्यू जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल। तो ये जाइलम टिश्यू आप लोग याद रखिएगा। और फिर फूड के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है आपका फ्लूएम टिश्यू। फ्लूएम टिश्यू आपका काम करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये दो टिश्यू आप अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। और फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाटर एंड मिनरल कौन सा दो प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपिरेशन और सेकंड होता है आपका रूट प्रेशर। तो देखते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो ट्रांसपिरेशन का बात करें तो ट्रांसपिरेशन होता है आपका, जो आपका प्लांट में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसका वाटर वेपर बन के एनवायरनमेंट में जाना, तो ट्रांसपिरेशन वो होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि इससे तो लॉस ऑफ वाटर होता है, क्योंकि जो वाटर आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो वाटर वेपर बन के आपका एनवायरनमेंट में चल जाता है, तो इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो देखते हैं कैसे हेल्प करता है। तो देख लीजिए ये आपका एक पेड़ है, ये आपका पेड़ है। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, यहाँ पे आपका ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है। तो वाटर का कंसंट्रेशन तो आपका पूरा प्लांट्स में है, लेकिन यहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन हो गया, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन था ये वाटर वेपर बन के आपका एनवायरनमेंट में चला गया। ये जब वाटर वेपर बन के एनवायरनमेंट में चला गया तो फिर जहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था तो यहाँ पे आपका वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर जो था वो तो चला गया एनवायरनमेंट में। तो जब एनवायरनमेंट में गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आपका वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इस कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए इसका जो नीचे वाला पार्ट में जो वाटर होता है ये यहाँ पे चल जाता है। तो ये यहाँ पे चल जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे कम हो जाता है कंसंट्रेशन, फिर यहाँ से यहाँ चल जाता है। इसी तरह आपका ट्रांसपोर्ट होता है वाटर यहाँ से प्लेस टू प्लेस, और फिर इसी तरह कंसंट्रेशन आपका पूरा नीचे ऐसे यहाँ करते करते आपका रूट तक चलता है। तो ये होता है आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से कैसे जाता है आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से भी समझ लेते हैं कि रूट प्रेशर से कैसे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका प्लांट है आपका, तो ये आपका लीफ हो गया। हमें इसमें ज्यादा रूट्स के बारे में जानना है तो हमें लीव्स उतना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे रूट हो गया, ये आपका रूट है। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स को खुद का एनर्जी मतलब कि देना पड़ता है, एनर्जी यूज करना पड़ता है वाटर लेने के लिए, क्योंकि सॉइल के अंदर आपका वाटर रहता है आपका सॉइल के अंदर। तो रूट इससे कैसे लेता है, तो देखिए आपके प्लांट्स के पास एक एनर्जी होता है एटीपी एक एनर्जी करेंसी होता है आपका प्लांट्स के पास। तो ये अपना एटीपी यूज करके सॉइल से मिनरल लेता है जिसको हम लोग आयंस कहते हैं।
आयंस कहते हैं आपका सॉइल से लेगा। एटीपी यूज करके ये डायरेक्ट वाटर भी ले सकता है, लेकिन एक बार ये आयंस लेता, एक बार नहीं मतलब आयंस ये लेता है, ताकि जब एक बार आयंस आ जाए तो वाटर खुद व खुद आ जाता है। तो देखते हैं हम कैसे आता है। तो यहाँ से जब ये अपना एटीपी यूज करके, इसको हम लोग एक्टिव एनर्जी बोल सकते हैं, एक्टिव एनर्जी बोल सकते हैं, चाहे एटीपी यूज करके यहाँ से आपका जो भी यहाँ नीचे आपका सॉइल में जो भी वाटर है, वाटर का कंटेंट है जो भी आपका सॉइल में, तो एटीपी यूज करके ये अपना रूट के थ्रू यहाँ पे आयंस ले लिया, मतलब मिनरल्स अपना रूट में लिया, मिनरल्स अपना रूट में लिया, तो एनर्जी यूज करके लिया, एटीपी यूज करके लिया। तो एक बार जब यहाँ पे मिनरल्स ले लिया, तो यहाँ पे जो आयंस लिया, तो यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इस वाटर के कंसंट्रेशन कम हो जाने से जो यहाँ पे वाटर कंटेंट मौजूद है, इसको फुलफिल करने के लिए ये खुद ब खुद हायर, ये मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जब आयंस लिया, मिनरल्स जब लिया, तो मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा हो जाने से उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो वाटर का कंसंट्रेशन फुलफिल करने के लिए जो आपका यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट रहता है, आपका रूट में चल जाता है। तो ये होता है आपका रूट प्रेशर। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं फूड का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो फूड आपका फ्लूइम से होता है, और ये कौन सा प्रोसेस से होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से। तो ये आंट होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस प्रोसेस से होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से। और कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, आपका फ्लूइम टिश्यू आपका हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो देखते हैं एक प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है और कैसे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका एक प्लांट का डायग्राम है, ये आपका लीव्स है, मतलब कि लीव्स है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने से ये अपना फूड बनाता है। तो ये अपना फूड बनाया है जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। और फिर ये जो है सुक्रोज, और सुक्रोज जो है, ये सुक्रोज मतलब पूरा प्लांट में जाता है, पूरा प्लांट में ये सुक्रोज जाता है और फिर फूड प्रोवाइड करता है पूरा प्लांट को। तो फूड कहाँ से कहाँ जाता है, आपका ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में आपका जाता है फूड। तो मैंने ये जो इतना पार्ट है, इसको मैंने नॉन ग्रीन पार्ट बनाया है। फिर ये जहां आपका फूड बन रहा है, ये ग्रीन पार्ट हो गया, और फिर इससे पूरा प्लांट में जाएगा। तो देखते हैं कैसे जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज यहाँ से आपका यहाँ जाने के लिए, नॉन ग्रीन पार्ट में जाने के लिए एनर्जी खर्च करता है, एनर्जी स्पेंड करता है, ताकि ये यहाँ से यहाँ जाए। तो ये अपना एनर्जी यूज किया, ये अपना एनर्जी यूज किया और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। और फिर यहाँ पे जब पहुंचा, तो यहाँ पे भी सुक्रोज और सारा सुक्रोज मिल गया। ये SUC मैं सुक्रोज लिखा हूं, ये बहुत सारा सुक्रोज मिल गया। तो जब यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर जो भी 1-2 मॉलिक्यूल वाटर का था, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, इट मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगा, तो इसका जो जाइलम टिश्यू है, जो वाटर फ्लो कराता है, तो ये जो जाइलम टिश्यू के पास वाटर है, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये वाटर कहाँ से कहाँ आ जाएगा, जाइलम से फ्लूइम टिश्यू में आ जाएगा, और फ्लूइम की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर भी आ गया, वाटर भी आ गया यहाँ पे। तो अब फिर आप देखिए इसमें कि सुक्रोज भी आ गया और वाटर भी आ गया, मतलब एक्सिस कंसंट्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऊपर नीचे तो होना ही है। तो यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ तो आप देख रहे हैं बहुत लोअर कंसंट्रेशन है, बहुत लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये सुक्रोज और जो वाटर है, तो ये फ्लो करेगा आपका यहाँ से यहाँ, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो हायर से लोअर में जा रहा है, तो इसमें एनर्जी नहीं, ये खुद व खुद चला जाता है। तो यहाँ से आपका नीचे आ गया, तो आपका यहाँ प्लांट में तो हो गया, मतलब यहाँ तो हो गया। अब नॉन ग्रीन पार्ट में, तो यहाँ पे जब आपका आ जाएगा सुक्रोज और वाटर,
तो यहाँ पे सुक्रोज वाटर बहुत सारा भर जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब आपका सुक्रोज और वाटर भर जाएगा तो ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है, ये वाला मैंने आपको नॉन ग्रीन पार्ट बताया, तो ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है यहाँ पे किस चीज का जरूरत है, नीड ऑफ सुक्रोज यहाँ पे चाहिए, क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट है, क्योंकि ग्रीन पार्ट से ही नॉन ग्रीन पार्ट में आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो नॉन ग्रीन पार्ट में आपका सुक्रोज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो अब फिर ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, तो ये अपने आप लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका ट्रांसलोकेशन प्रोसेस यही होता है, और इसमें हेल्प करता है आपका फ्लोएम टिश्यू, और फिर कुछ मदद होता है इसमें जाइलम टिश्यूज का भी होता है इसमें मदद। तो ये होता है आपका ट्रांसलोकेशन